फ्रेंड्स हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से रह रहे होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में तो खैर बेहद ही शानदार तौर पे लगे होंगे। राइट फ्रेंड्स, लग गए हैं ना आप लोग पढ़ाई में? नहीं लगे हैं स्टिल? तो चलिए कोई बात नहीं, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने पढ़ाई में बिल्कुल ही सीरियसली लग जाएंगे। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे बात होगी आपके आरआरबी एनटीपीसी 2019 रिक्रूटमेंट के डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। तो क्या रखी गई है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एग्जामिनेशन शेड्यूल, करिकुलम, रिक्वायरमेंट्स, मेडिकल स्टैंडर्ड्स, ईच एंड एवरीथिंग, हर वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो कि आप लोगों को जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे इस वीडियो में बात होने वाली है। और साथ ही साथ क्या होगी आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और आने वाला मॉक्स कैसा होगा, वो सारी चीज़ों का आपको अंत तक इस वीडियो में कंप्लीट नॉलेज मिल चुका होगा। एक चीज़ बता दूं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आप देखोगे डिटेल वाली, तो पाओगे कि 53 पेजेस का वो छोटा सा एक आपका डिटेल नोटिफिकेशन आया है। तो काइंडली थोड़ा सा मेहनत का काम कीजिएगा। वीडियो में थोड़ी जस्ट बता रहा हूँ, अगर कंप्लीट आपको देखना है तो एक बार आप उसे जाके पढ़ लेना एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर्स इंडिविजुअल, जो कोई भी हो, लड़के लड़कियाँ जिन्हें भी जो अपने पोस्ट के लिए चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो, तो उससे भी आप अपने आप को क्लैरिफाई कर सकते हो। तो चलिए अब उस चीज़ के अलावा यहाँ पे इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले बता दूं कि कुछ लोगों को डाउट हो गया था कि क्या ये फेक नोटिफिकेशन थी, क्या ये एक्चुअली र्यूमर था, क्या ये एक्सटेंड हो गई है या ऐसी कोई तरह की बात हुई है। तो सर बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कंप्लीटली र्यूमर था। ये एग्जामिनेशन जो एनटीपीसी 2019 का जो रिक्रूटमेंट निकला है, इसका जो फॉर्म फिलअप वाला डेट था 28 Feb 2019 से, वो एक दिन के लिए डिले हुआ है। डिले नहीं कहूँगा, बोलूँगा एक्सटेंड हुआ है। तो ये जो एक्सटेंशन हुआ है, ये फॉर्म कल से ही सर सुबह 10 बजे से आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स पे लिंक मिल जाएंगी। आप लोग हर कोई जो एनटीपीसी के लिए एलिजिबल हो और भरना चाह रहे हो, विलिंग हो, विशिंग हो, जो भी हो, आप लोग भर सकोगे। बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए परेशान मत होइए, कल से इसका लिंक फॉर्म फिलअप का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एज वाली चीज़ की, क्योंकि बहुत लोगों के अंदर रहता है कि एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। स्पेशली मैं बात करूँ तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, तो उनके लिए क्या एज लिमिट है। तो दैट्स अगेन अ ग्रेट न्यूज़ फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि यस सर, यहाँ पे आपकी एज क्राइटेरिया को रिलैक्सेशन तो मिलता है। रेलवेज में थोड़ा सा और अच्छे से मिला है इस बार, 18 to 33 ईयर्स ऑफ एज रखा गया है। फॉर विच पोस्ट, थोड़ा क्लियरली समझिएगा, फॉर द पोस्ट ऑफ द ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड, मतलब जो भी वो पोस्ट जिसमें ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, उनके लिए आपका जो भी आप फॉर्म भरोगे, तो 18 to 33 के कैप में अगर आप आ रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन फिल दोज पोस्ट, राइट। तो बहुत बड़ी बात है सर कि 33 ईयर्स ऑफ एज तक में आप एलिजिबल हो इस एग्जामिनेशन को देने के लिए, भरने के लिए। अब यहाँ पे बता दूं कि 12th वाले के लिए भी एलिजिबिलिटी दी गई है। 12th वाले में भी कुछ अच्छे अच्छे पोस्ट आपको मिल रहे हैं। अच्छे क्या, सब अच्छे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का हर पोस्ट अच्छा है। तो उनके लिए एज लिमिट रखी गई है 18 से 30 साल की, राइट फ्रेंड्स। तो ये तो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अब थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन क्या हो रही थी कि क्या अपियरिंग वाले ग्रेजुएट्स भर सकते हैं या नहीं, फ्रेशर्स भर सकते हैं कि नहीं। तो बता दूं सर, सॉरी, दिस इज़ अ मीन समथिंग जो आपके लिए फेवरेबल नहीं होगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे इस फॉर्म को अगर भरना है तो आप देख लो कि बिफोर द 31 मार्च, वो अपने डिटेल नोटिफिकेशन देख लेना, व्हाट इज़ दैट परफेक्ट एग्जैक्ट डेट, आपकी एग्जामिनेशन की डिग्री आपको मिल जानी चाहिए। तो आप गलती ना करें, अगर आपकी ऐसी डिग्री डेट में आपकी उस डेट तक, कट ऑफ डेट तक, थ्रेशोल्ड डेट तक आपकी नहीं आई है, थ्रेशोल्ड डेट तक, तो आप इस एग्जामिनेशन को नहीं भर सकते हो इस साल। बट अगर आ जाती है या आपको पता है आपकी आ जाएगी, तो आप इस एग्जामिनेशन को बिल्कुल भी ले सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो ये यहाँ पे थी बात एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, जो भी अगर 12th वाले हो, अगर ये वाले भी हो, ग्रेजुएशन वाले भी हो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो कि एकदम नए नए अभी यंग ब्लड्स हैं और अपने अपने पढ़ाइयों में घुसे ही हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि हम भर सकते हैं कि नहीं, हमारा 18 पूरा जाएगा, पूरा नहीं है। तो उनके लिए भी बता दूं कि ये जो रखा गया है ना एज का कैप, वो रखा गया है 1 जुलाई 2019 के लिए। कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर मतलब समझ लो कि आज आप भले 17.5 साल के हो, सपोज कि वो आप 12th वाले पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, आप 12th पास हो और आपकी एज 17.5 साल ही हुई है। स्टेट बोर्ड्स में से कैंडिडेट्स मिल जाते हैं जिनका एज थोड़ा कम रहता है, तो उनके लिए भी है कि आप अगर 1 जुलाई 2019 तक भी आपकी अगर एज पुर जाती है, तो डेफिनेटली यू कैन फिल दिस फॉर्म। ये एक बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात कर लेता हूँ इसके एग्जामिनेशन डेट की। क्या है इसका एग्जामिनेशन डेट? तो बता दूं सर, एज एक्सपेक्टेड जून जुलाई की बात कही थी, एक 2 महीने का एक्सटेंशन है। अगस्त सितंबर इज द टेंटेटिव डेट्स फॉर दिस एग्जामिनेशन ऑफ आरआरबी एनटीपीसी। तो अब आपके पास समय है कितना है, 6 मंथ्स का है। पहले आपको 3 to 4 मंथ्स का एक्सपेक्टेशन था, बट अगर ये अगस्त सितंबर में प्रीलिम्स एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, CBT 1 है, फिर CBT 2 है, तो आप देख लो कि आपको 6 महीने में कैसे इसके लिए प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में अभी वीडियो के कुछ देर के बाद आपको बताऊंगा। उससे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें दे दूं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपका अगस्त सितंबर में एग्जाम है। अब एग्जामिनेशन का करिकुलम कैसा है, किस तरह का पैटर्न फॉलो होगा, क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, और अगर हुए हैं तो क्या, तो बता दूं
ये कुछ बहुत बड़ा एलियन चेंजेस इसमें नहीं किया गया है, एज इट वाज अर्लियर फॉर दोज एग्जामिनेशन ऑफ स्टिल मतलब रिसेंटली टेकन वो एलपीएफ वैसा ही है, बस थोड़ा सा क्या है वेटेज में हल्का सा अंतर है। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपकी रीजनिंग जो रहेगी वो रहेगी 30 मार्क्स की 30 क्वेश्चंस। फिर जो आपका रहेगा मैथमेटिक्स दैट इज न्यूमेरिकल एबिलिटी वो भी रहेगा 30 क्वेश्चन फॉर 30 मार्क्स। और आपका जो जनरल अवेयरनेस जनरल साइंस जो कह लो जीके वाला जीके जीएस वाला पार्ट है वो रहेगा 40 क्वेश्चन। तो इन टोटल आपको मिलेंगे यहाँ पे एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स में सीबीडी 1 में 100 क्वेश्चंस इन 90 मिनट्स, दैट इज आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे 1.5 घंटे में। राइट फ्रेंड्स, तो ये एक अच्छी बात है कि आपके पास समय काफ़ी है और आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मॉडरेट हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जीके जीएस एंड मैथ्स एंड रीजनिंग में यहाँ पे ट्विस्ट तो होगा आपके जीके जीएस में। मैथ्स के लिए बता दूं कि जिन किसी का भी थोड़ा सा इधर एडवांस इधर उधर है ना, तो आप अगर इसका डिटेल नोटिफिकेशन देखिएगा तो आप पाइएगा कि बहुत ज़्यादा वेटेज, इसमें वेटेज नहीं, आपको चैप्टर वाइज आप देखोगे कि क्या क्या कॉलम्स दिए गए हैं, नंबर सिस्टम दिया गया, बॉड मास दिया गया है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट, फिर आपका इधर चले जाओ ट्रिग्नोमेट्री में, ये सब चीज़ों में, ज्योमेट्री में। तो बहुत ज़्यादा एडवांस मैथ्स का पोर्शन आपको प्रीलिम्स में नहीं दिखेगा। आपके अरिथमेटिक वाली पार्ट ज़्यादा रहेगी। ये इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही नहीं, बिल्कुल मिलेंगे, थोड़े कम रहेंगे इन कंपैरिजन विद द अरिथमेटिक पार्ट। तो अब आप लोगों ने जो पूछा था कि मेरी थोड़ी अगर खराब है या थोड़ी मेरी उतनी बनती नहीं जल्दी से या फिर कंफ्यूज होने लगते हैं काइंड ऑफ थिंग सच, कि वहाँ पे क्या करना चाहिए, तो बता देता हूँ, स्मार्ट गेम खेलो। प्रिपरेशन तो पूरी करनी है आपको, बट देख लो कि आपका गेम चेंजर क्या होगा। आप अगर इन तीनों चीज़ के पीछे आप जीके जीएस को सीरियसली नहीं ले रहे हो, एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर मेंस के लिए भी बता देता हूँ कि फिर ये मेंस का एग्जाम जो होगा सीबीडी 1 क्वालिफाई करने के बाद आपको 120 क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर वही 90 मिनट्स में। अंतर क्या रहेगा कि जो अभी आपको 40 क्वेश्चन जीएस के मिलेंगे वो 40 क्वेश्चन हो जाएंगे 60, जो 30 के इधर मिलेंगे वो हो जाएंगे 35। तो व्हाट इज द मेन मीन्स की टू टेक आउट फ्रॉम दिस एग्जामिनेशन, दैट इज द जीके एंड जीएस पार्ट। अगर रेलवे के एग्जामिनेशन को आप निकालना चाहते हो तो आपको तो बाकी सारे सेक्शंस अच्छे रखने ही होंगे, बट स्पेशल इन्फ्लुएंस, स्पेशल आपको अपना वेटेज देना पड़ेगा अपने जीएस वाले पार्ट में, क्योंकि ये जीएस वाला पार्ट ना भैया किसी का नहीं होता है, पढ़ने वाले का ही होता है। तो अगर आप तरीके से पढ़ोगे तो आपका ये जीके जीएस वाला पार्ट भी बिल्कुल आपको साथ देगा और आप इस एग्जामिनेशन में अपने मनचाहे सीट को भी ले सकते हो। तो इसके बारे में थोड़ा सा आगे बताऊंगा, ये एक हिंट था। अब ये बता देना चाहूँगा कि ये जो प्रिलिमिनरी एग्जाम आप दोगे सीबीडी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये आपका कितना नंबर ऑफ टाइम सिलेक्शन होगा। तो जान लीजिए कि यहाँ पे आप देख लेना, देखो 1,30,000 वैकेंसी है। अब वो जोन्स वाइज आपका स्प्लिट हो जाएगा तो कम हो जाएगा, फिर पोस्ट वाइज फिर कम हो जाएगा। तो याद ध्यान दीजिएगा कि जो नंबर ऑफ पर्सन्स वो बुलाया जाएगा, मतलब कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा अपने सीबीडी 2 के लिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 के लिए, तो वो होगा 1:10 टाइम्स। ठीक है, ये रेशियो 1:10 का रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि कट ऑफ्स जो बहुत लोग पूछते हैं कि इसके चलते कट ऑफ क्या कम रहेगी, बता देता हूँ। आने वाले डेज में कट ऑफ की जहाँ तक अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है इस रेफरेंस के साथ कि कट ऑफ क्या रहा करती है पिछले साल की, तो देन यू आर गोइंग टू फील चीटेड, क्योंकि कट ऑफ्स को लेकर आप पढ़ाई बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि कट ऑफ्स सैचुरेशन पॉइंट की तरफ अब कुछ दिनों में चली जाएगी, इतनी ज़्यादा जाने वाली है और इतनी ज़्यादा जाएगी। रही बात कैंडिडेट्स कौन भरेंगे, एग्जामिनेशन कौन देगा, तो आप जान लीजिए हर कोई एग्जामिनेशन में अपियर होगा। ऐसा नहीं है कि रेलवे वाले टिपिकल जो पहले हुआ करते थे, कुछ होते थे बैंकिंग एस्पिरेंट्स, उनको रेलवे से कोई मतलब नहीं होता था। होता था क्या? नहीं होता था। बैंकिंग वाले यार अपना इंसल्ट फील करते थे रेलवे का एग्जाम देने में, ना हम बैंकर्स हैं, हम कैसे दे सकते हैं, हम नहीं देंगे। ठीक है, तो वो नहीं दिया करते थे। पढ़ाई तो वो भी बहुत किया करते थे और बहुत अच्छे से सबको पता है कि बैंकिंग की रीजनिंग कैसी है, बैंकिंग का मैथ्स कैसा है, सबको पता है रेलवे का जीके जीएस कैसा है, राइट। और रेलवे वाले जो हुआ करते थे उन्हें बैंकिंग से कोई मतलब ही नहीं है। ऑनलाइन एग्जाम में उन्हें बहुत दिक्कत होती थी। अब टिपिकल किसी रेलवे के एग्जाम देने वाले से जाओ, जब फर्स्ट टाइम हुआ था 2015 में या 14 में जब भी हुआ था, तो उन्हें बड़ी दिक्कत हुई थी ऑनलाइन टेस्ट देने में। क्यों भैया? क्योंकि वो उस चीज़ से अडॉप्टेड नहीं थे। वो ऑफलाइन वाले ओएमआर सीट में दिया करते थे और साथ ही साथ उनका जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होता है रेलवेज वाले का, वो एकदम थॉरो उस तरह से पढ़ाई किया करते हैं। तो स्टेट बोर्ड्स वालों को तो मैथ अच्छी होती ही होती है, साथ ही साथ जीके जीएस का तो एकदम रट्टा मार के रखे रहते हैं, ल्यूशन ट्यूशन तो एकदम उड़ा दिया करते हैं। तो आप समझ लो कि कंपटीशन कहाँ जाने वाला है। रेफरेंस ऑफ कट ऑफ पे मत जाना, बिल्कुल मत जाना, क्योंकि वो जो बैंकिंग वाले जो पहले अपने इंसल्ट समझते थे ना, वो तो एकदम दोनों हाथ से अड़के जाएंगे, क्योंकि बैंकिंग में वैकेंसी हो रही है कम, वर्कलोड के चलते ऐसे भी रहते हैं परेशान। अब मिला है एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब जहाँ सैलरी भी है बहुत ही डिसेंट और साथ ही साथ एक मतलब एक रेपुटेड पोस्ट भी मिल रहा है। बहुत सारे पोस्ट हैं, सब रेपुटेड हैं, तो उनमें से अगर कोई अच्छे पोस्ट की बात करो तो वो तो सारे कूद जाएंगे इधर ही। और ऐसा नहीं है कि जो उधर पढ़ते हैं वो इधर नहीं पढ़ेंगे, वो सोचेंगे छुटकी में निकल जाएगा, वो भी अपना फुल एफर्ट्स लगाएंगे। रेलवे वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं कैरी ओवर, वो तो रहेंगे ही रहेंगे, चाहे एलपीए वाले थे, ग्रुप डी वाले थे, वो लोग तो रहेंगे ही रहेंगे।
MBA इंजीनियर सबको मिला लो तो भैया कट ऑफ कहाँ जाने वाली है? कट ऑफ तो ऑब्वियसली कुछ भी कर लो, कट ऑफ तो ऊपर जाएगी ही जाएगी। तो कैसे सक्सीड करोगे वो भी बताऊंगा थोड़ी देर में, पहले ये चीज़ समझ लो। अब बात करता हूँ थोड़े SSC वाले कैंडिडेट्स की। ये जो होते हैं ना थोड़े फ्लेक्सिबल टाइप के कैंडिडेट्स होते हैं, इनको इस सबसे मतलब नहीं होता है। उन्हें तो पहले एक धुन रहती है कि मुझे इंस्पेक्टर बनना है तो मुझे ये पोस्ट चाहिए, तो वो अपने लगे रहते हैं। बट वो ऐसा नहीं करते हैं, भेदभाव नहीं करते। उनको जो एग्जाम मिलता है ना सिमिलर टाइप या फिर थोड़ा अलग भी, वो अपीयरेंस ले लेते हैं। चूंकि आजकल डिले इतना होता है SSC के एग्जाम में, चाहे वो रिजल्ट में हो चाहे एग्जामिनेशन प्रोसेस में हो, तो एग्जाम छोड़ते नहीं है। तो घूम फिर के क्या देख रहे हो, जितने भी फ्रेश ग्रेजुएट्स आप बन रहे हैं, मतलब जो भी बैचेस के बैचेस आ रहे हैं, राइट, ध्यान दीजिएगा, जो भी बैचेस हर साल नए आ रहे हैं वो सब तो रहेंगे ही रहेंगे। जो कि पुराने थोड़े से मतलब सीनियर्स हो चुके हैं ना, बैंकिंग वाले, SSC वाले, वो तो एकदम मतलब पंजा मारने के लिए उसमें रहेंगे। और साथ ही साथ रेलवे वाले तो हैं। तो भैया कट ऑफ कहाँ जाएगी? कट ऑफ विल गो टू द स्काई हाइट्स। तो अब आप क्या करोगे वैसे केस में? तो कट ऑफ को देखे तो बिल्कुल भी मत पढ़ो कि प्रीवियस ईयर का क्या गया था, किस जोन की कितनी गई थी। बहुत लोग पूछते हैं इस जोन में भरूं, किस जोन में भरूं, किधर फेवरेबल है, नहीं फेवरेबल है। यार बिल्कुल इन सब चीज़ों को एकदम साइड लाइन कर दो, एकदम माथे में ही मत आने दो। इट वोंट हेल्प यू इन एनी ऑफ द केसेस। फोकस करो, अगर आपकी सीट आपके जोन में तो उधर जाओ, क्योंकि सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आप घर में जॉब पाओगे, नियरेस्ट स्टेशन में पाओगे। अगर आपके घर के पास वो स्टेशन नहीं है या वो पोस्ट नहीं है, तो अगर आप भर रहे हो उस जोन में तो वहाँ आप पाओगे। फिर आपके पास बहुत ऑप्शंस रहेगा। और अगर आपका एम भी है कुछ बड़ा, तो फिर आपके लिए और ज़्यादा वो फेवरेबल होगा, टाइम ज़्यादा मिलेगा, घर के पास रहोगे, सुकून की ज़िंदगी जियोगे, राइट। तो अब आपको क्या करना होगा, आपको अपनी पढ़ाई की स्ट्रेस, आपके लेवल को आपको एकदम स्काई हाइट्स पे ले जानी पड़ेगी। अपने प्रिपरेशन के लिए बहुत थैंकफुल हो कि अगर आपको 6 मंथ्स का टाइम मिल रहा है इस एग्जामिनेशन के लिए, बहुत ही सीरियसली लेना। मतलब बिल्कुल भी इसके साथ कोई भी सिली मिस्टेक मत करना, बचकाना हरकत मत करना कि चलो भाई चलता है, थोड़ा बाद में भी पढ़ लेंगे तो मैनेज हो जाएगा। ये वाली गलती मत करना, ठीक है। अब ये बता देता हूँ इसमें कि आपको प्रिपरेशन करने के लिए, चूँकि GK GS के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी थी, इस वीडियो को भी दे दूंगा आपको बुक्स की, आप देख सकते हो। आपको NCERT पे भी थोड़ा वेटेज देना होगा, क्योंकि NCERT गवर्नमेंट की बुक होती है, बहुत अच्छे से आपको पता होगा। तो रेफरेंसेस जो भी क्वेश्चंस के बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, ध्यान दीजिएगा, वो NCERT से बनते हैं। तो आप लोग में से कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो कि GK GS से उतना प्रोन नहीं है, या फिर कह लो उतना ज़्यादा उसको GK GS समझ में नहीं आती, मतलब पढ़ने का तरीका ही नहीं पता कि GK GS कैसे पढ़ना चाहिए। और इंटरेस्ट तो खैर वो बात की बात है, वो तो GK GS के प्रति होता ही नहीं है। जो थोड़े बैंक SSC वाले होते हैं, थोड़ा बस प्रीलिम्स में पढ़ते हैं, खैर 50 नंबर का आता ही है। तो अब आपको क्या करना होगा, थोड़ा इंटरेस्ट पहले जगाने के लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, हिस्ट्री अगर किसी को अच्छी लगती है तो शुरू करो। NCERT उठा लो, बहुत टाइम है, अगर आपके पास डेडिकेशन होनी चाहिए तो 8, 9, 10 से पढ़ो, अदरवाइज 9, 10 तो जरूर पढ़ो, ठीक है। साथ ही साथ वो ल्यूसेंट वाली बुक जो है वो आप पढ़ सकते हो। अगर उसके बाद समय बचता है तो पर्टिकुलर एक बुक्स उठा लो ल्यूसेंट की, वो फिजिक्स वाली, वो ये वाली। तो उस तरह से जो पढ़ना चाह रहे हैं सेल्फ स्टडी में, इस प्रकार से GK GS वो पढ़िए। करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको बता चुका है कि 1 ईयर का आपको फोकस देना है, वेटेज देना है, जिसमें कि 6 मंथ्स का तो डिटेल्ड करना है सर, कुछ भी नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। बाद में पछताने से अच्छा आज अपने आप को कोस लो कि कितना पढ़ना पड़ा है, कितना मैं बोल रहा हूँ, पूरा उसको कवर करो। और साथ ही साथ जो उसके पीछे वाले 6 मंथ्स है, उसके मेन मेजर इवेंट्स जो हैं उनको आप एकदम अच्छे से देख लो। तो इधर से आपका GK GS वाला हर्डल पार हो जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ, नॉट ओनली फॉर योर प्रिलिमिनरी एग्जाम, ऐसी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैं कभी नहीं कहूँगा जिसके लिए आप सिर्फ एक स्टेज के लिए करो। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका जो वेटेज है वो कितना है। यू आर गोइंग टू गेट 100 क्वेश्चंस। अगर आप प्री और मेंस दोनों को अटैच कर दो तो उन दोनों को जब आप देखोगे, तो अगर आप इधर पढ़ लेते हो ना इस 6 महीना ऐसा, तो मेंस के टाइम आपको कुछ अलग से नया नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपके लिए बहुत फेवरेबल, बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्लीन हो जाएगा चीज़, क्योंकि उसके बाद सिर्फ करंट अफेयर्स रहेंगे रिसेंट जो उस समय के रहेंगे आपको देखने के लिए। तो ये आपको सक्सेस दिलाने में बहुत बड़ा की रोल प्ले करेगा। जहाँ तक बात करूँ मैं मैथ रीजनिंग की, तो भैया वो तो आज के डेट में कोई ऐसे नहीं है जो नहीं पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। कौन सी किताब नहीं बनाते हैं, हर किताब बनाते हैं। तो भी उसकी लिंक मैं दे दूंगा बेसिक बुक्स की, जो आके बहुत काम के आएंगे। अगर कोई एकदम फ्रेशर है, न्यू टू दिस चैनल और न्यू टू हिज एकेडमिक स्टडीज़ भी है, जस्ट कंप्लीट किया है उनके लिए, ठीक है। तो वो तो सब बनाता है। और इसकी रीजनिंग किन्हीं से भी पूछ लो, बैंक की रीजनिंग बहुत हाई लेवल की होती है, इनकी रीजनिंग वैसी नहीं होती है, SSC की रीजनिंग भी वैसी नहीं होती है अच्छी होती है, बट बहुत टफ नहीं होती है। तो जहाँ 5-7 सेट लगाओगे तो आपकी इसकी रीजनिंग की कंसेप्ट तो पूरी आ जाएगी। मैथ भी अगर थोड़ा सा टाइम दे दोगे, 2 महीने 3 महीने भी रिविजन्स कर लोगे, तो कुछ अच्छे से सेट्स बना लोगे तो वो भी हो जाएगा। बट GK GS के लिए आपको कंटिन्यूस एफर्ट्स देने पड़ेंगे। चीज़ों को एकदम तरीके से पढ़ो, और थोड़ा ऐसे पढ़ो कि वो क्या पूछना चाहते हैं वो सोचो अपने में से, वो एग्जाम्स में कैसा क्वेश्चंस देंगे, वो कैसा एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, जो कि मैंने ब्रीफ की अभी आपको यहाँ पे। अब बहुत लोगों के अंदर से है मॉक्स का यहाँ पे बात की, मॉक्स का क्या होगा, तो बता देता हूँ सर। डेवलपमेंट ये है कि मॉक्स पे काम चल रहा है, वेबसाइट बहुत जल्दी बन जाएगी, मॉक्स भी बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाएंगे। मार्च के लास्ट वीक तक एक डेडिकेटेड मॉक सीरीज आप लोग के लिए अवेलेबल होगी चैनल की, और जो आप लोग को फिर बाद में प्ले स्टोर से डाउनलोड करने का आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप मॉक्स बहुत सारे रहेंगे जो आप अटेम्प्ट कर सकोगे।
एक प्रॉपर वे में, जिससे कि आपकी स्पेशल फोकस विल बी गिवन ऑन योर जीके जीएस फॉर प्री एंड मेंस बोथ एग्जाम्स। आने वाले टाइम में उसमें बाकी एग्जाम्स के भी अवेलेबल हो जाएंगी, अगर आप लोग डिमांड करोगे तो वो भी होंगी। बट उस कवरेज के लिए स्पेशली फॉर दिस एग्जाम जो कि अभी हम लोग के सामने और इतने ह्यूज नंबर, इतने बम्पर वैकेंसीज के साथ आई है, तो ये आप लोग के लिए स्पेशल फोकस रहेगा जीके जीएस का। बाकी भी सेक्शंस रहेंगे बट जीके जीएस पे ज़्यादा फोकस रहेगा। तो इस तरह से रहेगा आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। आने वाली मॉक के बारे में भी बता दी। अब बताता हूँ कुछ अदर पोस्ट के बारे में कि 12th वाले पोस्ट में बहुत लोग पूछते हैं कि क्या है नहीं है, तो बता दूँ 12th वाले में भी बहुत अच्छे पोस्ट हैं। जूनियर क्लर्क्स वाले पोस्ट हैं, टीसी वाली पोस्ट है, तो वहाँ पे आपको नई रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन की। आप वहाँ पे भी जाके फर्दर फिर 3 ईयर्स में आपका प्रमोशनल चैनल खुल जाता है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो। आने वाली तो FCI वाली वैकेंसी वाली वीडियो भी मैंने दी थी, उसको भी आप देख सकते हो। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत जगह पे देख लीजिएगा। टाइपिंग स्पीड के बारे में बात की गई है, तो मेंशन कर देना चाहूँगा, टाइपिंग स्पीड दी गई है 30 वर्ड्स पर मिनट फॉर इंग्लिश। तो सर ये बहुत ईजिली कमांड किया जा सकता है फॉर अ मंथ और 2 प्रैक्टिस अगर आप करोगे 1 से 2 महीने तक, तो टाइपिंग वोंट रिमेन अ हर्क्यूलन टास्क फॉर एनीवन, ठीक है। हिंदी टाइपिंग की बात करूँ तो थोड़ा 5 वर्ड की कमी रहती है, मतलब रिलैक्सेशन है। 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए आपकी रिक्वायरमेंट है। और जहाँ तक बात करूँगे मेडिकल स्टैंडर्ड्स की, तो बहुत जगह पे यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट है। आई में जो A1 है, A2 है, B2 है, C2 है, C1 है, वो सारा आप देख लो जाके एक बार डिटेल नोटिफिकेशन में, पोस्ट बाय पोस्ट। इसमें वीडियो में ब्रीफ करने बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो आपको क्लियर होगा। वहाँ पे आप उन सारे पोस्ट में चेक कर लो कि आपके मेडिकल स्टैंडर्ड्स में आप आते हो कि नहीं आते हो। एक नॉर्मल मेडिकल तो सबका होता है और एक कंपल्सन होता है मेडिकल में कि ये सारी चीज़ें चाहिए, तो वो आप देख लो। उसके चलते आप कुछ गलत पोस्ट को मत प्रेफरेंस ऑर्डर में ऊपर नीचे बढ़ देना, तो उससे आपको दिक्कत होगी, राइट फ्रेंड्स। साथ ही साथ कलर ब्लाइंडनेस की जो पोस्ट की बात है, तो वो भी बहुत अच्छे से मेंशन है। अगर आप देखोगे, जैसे थोड़ा परेशान हो गए, 53 पेजेस का है, बट थोड़ा टाइम दे दो, शुरू में ही बोला, उससे आपको बेनिफिट होगा, पूरा जस्ट आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है आपका इन टोटल इस पूरे डिटेल नोटिफिकेशन का समरी। उम्मीद कर रहा हूँ हर कोई आप लोग इसको बहुत ही अच्छे तरह से समझे होगे, अप्लाई करोगे। ऐसा नहीं है कि सुन लिए एक कान से और फिर हटा दिए, ये वाली गलती नहीं करोगे, और इस एग्जाम को बहुत ही डेडिकेटली अटेम्प्ट करोगे, राइट फ्रेंड्स। बोला था ना कि सीरियसली लग जाओगे। अब बता देता हूँ सीरियसली लगने की एक और वजह, कि सर सैलरी की जहाँ तक बात है, तो आप देख लो, गिवन अगर इसमें कोई ग्रुप डी में भी जाता है ना, तो उसे भी 20+ सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब आप ज्वाइन करोगे तो और भी ज़्यादा हो चुकी होगी, DA बढ़ चुका होगा। बट अगर आप किसी अदर सेक्टर में देखोगे, तो वहाँ ग्रुप सी वालों को भी सैलरी ग्रुप डी के रेंज में स्टार्टिंग में रहती है। तो वेट किस चीज़ के लिए कर रहे हो? सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बुला रहा है, इंडियाज़ बिगेस्ट मतलब रिक्रूटमेंट देने वाली संस्थान आपको बुला रही है, इंडियन रेलवेज आपको बुला रही है, पास की सुविधा, हर चीज़ आपको मिलने वाली है। तो फॉर व्हाट यू आर वेटिंग फ्रेंड्स, चलिए अब उठिए, पढ़ाई करने में लगिए। और कोई भी तरह का डाउट्स होता है तो फिर आइए नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बताने के लिए हर समय रेडी हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। स्टिल कोई डाउट्स है तो आप कभी भी पूछ सकते हो मेल पे, कमेंट्स पे आके। अब रखते हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।